विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजमुकुट या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियाँ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो राजमुकुट की शक्तियों का पहला स्रोत है राज की विशेषाधिकार। राज के विशेषाधिकारों का क्या अर्थ है? देखिए, संसद के उदय से पूर्व हमें कह सकते हैं कि शासन से संबंधित समस्त शक्तियां व्यक्तिगत रूप से सम्राट के हाथों में नहीं थी। जैसे जैसे संसद का विकास होता चला गया, संसद धीरे धीरे उन शक्तियों को अपने हाथ में, सम्राट की उन शक्तियों को अपने हाथ में लेती चली गई और अब वो शक्तियां अतीत की वस्तु, सम्राट के लिए अतीत की वस्तु बन गई। लेकिन इसके पश्चात में कुछ शक्तियां बच रही, वो आज भी लुप्त नहीं हुई या सम्राट के पास ही बनी रही और इन बची हुई शक्तियों को ही राजकीय विशेषाधिकार के रूप में जाना जाता है या यही राजकीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। दूसरा है सम्राट की शक्तियों का स्रोत संसदीय अधिनियम। देखिए, संसदीय अधिनियम का मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून। प्रत्येक संसदीय अधिनियम जो है वो राजमुकुट को कुछ अधिकार प्रदान करता है, उसे नवीन कर्तव्य सौंपता है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में उसे अधिकार देता है। या हम कहें कि प्रत्येक संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों में वृद्धि करता है और जब राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ ही साथ सरकार के अधिकार भी बढ़ जाते हैं या उन्हें कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और चूंकि सरकार सम्राट की सरकार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे संसदीय अधिनियम सम्राट की शक्तियों में वृद्धि के एक कारण बन जाते हैं या वृद्धि के स्रोत बन जाते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक संसदीय अधिनियम सम्राट की शक्तियों में वृद्धि करता चला जाता है और इस प्रकार से जो सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां बहुत विस्तृत हो गई। अब पढ़ेंगे कि राजमुकुट या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों में हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका का सबसे पहला कार्य है कानूनों को क्रियान्वित करना और चूंकि कार्यपालिका का मुख्य रूप से कार्य ही है कानूनों को क्रियान्वित करना, तो सबसे पहला कार्य करती है कानूनों को क्रियान्वित करना। इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, इसके पश्चात जल थल नभ तीनों सेनाओं के पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना, ब्रिटेन के जितने भी अधिराज्य हैं, ब्रिटेन के अधीन जितने भी देश हैं, प्रदेश हैं, उन सभी के शासन प्रबंध की देखभाल करना, युद्ध और शांति की घोषणाएं करना, स्थानीय प्रशासन की देखभाल करना, राष्ट्रीय कोष का संचालन करना और इसके अलावा सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से मंत्री के रूप में व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य जो है सम्राट के द्वारा ही किए जाते हैं या उसकी कार्यपालिका शक्तियों में ही गिने जाते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियां। सम्राट को व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियां मिली हुई हैं। ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद सहित सम्राट में निहित है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम्राट जो है उससे व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहली शक्ति तो हम कह सकते हैं कि संसद के जो दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के
निर्माण की शक्ति जो है वो सम्राट को मिली हुई है, क्योंकि सम्राट को पियर बनाने का अधिकार मिला हुआ है और जो लोग पियर की उपाधि प्राप्त होते हैं वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसद के द्वितीय सदन के निर्माण की शक्ति सम्राट के पास है। इसके साथ ही साथ लोक सदन के चुनाव की तिथि की घोषणा भी सम्राट के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाना, उसको स्थगित करना और साथ ही साथ लोक सदन को भंग करने का अधिकार या उसको विघटित करने का अधिकार भी सम्राट के पास है। इसके अतिरिक्त विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, क्योंकि कोई भी विधेयक जब तक सम्राट के उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो इस बार विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, संसद का जब अधिवेशन प्रारंभ होता है तो सदन में उसकी सम्राट की ओर से एक भाषण पढ़ा जाता है, जिसे अभिभाषण कहते हैं। ये जिसके द्वारा देश की जो नीति है उसके संबंध में प्रकाश डाला जाता है। तो ये अभिभाषण भी जो है वो कार्यपालिका के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य ही तैयार करते हैं और सम्राट को उसमें परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिला है कानून निर्माण के क्षेत्र में सम्राट को है, वो है सपरिषद आदेश जारी करना। देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हुआ वैसे वैसे राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती चली गई और जिस राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि संसद के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होती चली गई, अर्थात कानून निर्माण का कार्य जो है वो संसद के पास बढ़ता चला गया। अब चूंकि संसद के पास समय अभाव था, इस कारण संसद क्या करती है कि समय अभाव के कारण किसी भी कानून के संबंध में, किसी भी विधेयक के संबंध में उसकी मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देती है और उसके संबंध में विस्तार से नियम, विनियम और उपनियम बनाने का अधिकार वो जो है कार्यपालिका को सौंप देती है और कार्यपालिका ये कार्य अपने मंत्रियों और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के साथ संपन्न करती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सपरिषद आदेश जारी करने का अधिकार कार्यपालिका सम्राट के पास है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्याय संबंधी शक्तियां। सम्राट जो है वो सभी न्यायालयों का प्रधान होता है, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, संसद की प्रार्थना पर न्यायाधीशों को पदच्युत करता है, अपराधों जो अपराधी होते हैं उनको क्षमादान प्रदान करता है और उनके दंड को कम करने का अधिकार भी सम्राट के पास होता है। इस प्रकार से न्यायिक संबंधी शक्तियां उसके पास हैं। इसके बाद है धार्मिक शक्तियां। देखिए सम्राट के पास धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और इसीलिए उसे धर्म का रक्षक कहा जाता है। ब्रिटेन का सम्राट इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है। उसके द्वारा चर्च के विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे आर्क बिशप, बिशप, डीन, कैनन इत्यादि इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। वो यार्क और कैंटरबरी के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन धार्मिक सम्मेलनों में जो भी नियम पारित किए जाते हैं उन पर सम्राट का अनुमोदन या हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक होता है जिस प्रकार से कि संसद कोई विधेयक बनाती है और उस पर सम्राट का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, उसके बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर नेशनल असेंबली के द्वारा जो भी नियम पारित किए जाते हैं उन पर भी सम्राट के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। नेशनल असेंबली का जन्म 1919 में हुआ और इसका कार्य है चर्च का प्रबंध करना। तो चर्च के प्रबंधन के लिए इस संस्था का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। साथ ही साथ सम्राट के द्वारा स्कॉटलैंड का जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है वह उसका भी प्रधान होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके पास इतनी धार्मिक क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, इसीलिए उसे धर्म रक्षक की भी संज्ञा दी गई है। इसके बाद है सम्मान का स्रोत।
ब्रिटेन का सम्राट सम्मान, विभिन्न प्रकार के सम्मान और उपाधियां वितरित करता है, जैसे कि ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और पियर की उपाधियां या लॉर्ड की उपाधियां, ये सब उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए वो सम्मान का स्वरूप भी कहलाता है।